हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ चल रही थी, उस सीरीज़ में बच्चों हम लोग शामिल हैं। और आज का आपका प्रैक्टिस सेट है वो कौन सा है? 35 है। तो आज आपका प्रैक्टिस सेट कौन सा है? 35 है। तो आप लोग ध्यान रखना, प्रैक्टिस सेट 35। तो सबसे पहले हम लोग इसमें सामान्य ज्ञान के क्वेश्चनों को लेकर के देखेंगे। सामान्य ज्ञान के क्वेश्चनों को लेकर के क्या क्या आए हुए हैं, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग क्या चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो बच्चों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। लिखा हुआ प्रगलन इसमें से किया जाता है वात भट्टी में, खुले तल की भट्टी में, मफल भट्टी में या विद्युत भट्टी में। तो ये बच्चों सवाल पूछा जा रहा है कि प्रगलन किस में किया जाता है, कौन सी भट्टी में किया जाता है। तो प्रगलन की बात करूं तो ये हमारा क्या वात भट्टी में किया जाता है, या खुले तल की भट्टी में, या मफल भट्टी में, या विद्युत भट्टी में। ठीक है। तो प्रगलन बच्चों जो हमारा किया जाता है, ये कौन सी भट्टी में किया जाता है? वात भट्टी में, वात भट्टी में। तो आप लोग ध्यान रखना, प्रगलन किस भट्टी में? वात भट्टी में किया जाता है। तो ए का ए आपका करेक्ट आंसर था। ठीक है। अगला, परमाणु द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन 14। ठीक है। तो परमाणु द्रव्यमान का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? तो ये सवाल में बच्चों पूछा गया, कार्बन 12 है कि हाइड्रोजन है, क्या है? ठीक है। तो आप लोग बताएं जरा, 10 सेकेंड में आप लोग आंसर दें। तो इस क्वेश्चन की बच्चों अगर हम लोग बात करूं तो परमाणु द्रव्यमान का जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है वो आपका क्या है बच्चों? ठीक है। तो वो आपका कार्बन 12 है, कार्बन 12। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए करेक्ट आंसर था, ए करेक्ट आपका आंसर था। ठीक है। अगला, गुजरात में किस स्थान पर हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष मिले हैं? लोथल, कालीबंगा, द्वारिका, अरिकामेडू। तो गुजरात में वो पूछ रहा कौन सा वो स्थान है जहाँ पर हमें किसके हड़प्पा की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। गुजरात में वो जगह कौन सी है? तो आपको पता है कि लोथल जो आपका है वो है कहाँ पर? गुजरात में है। ठीक है। तो लोथल हमारा कहाँ पर है? गुजरात में है। और यहीं पर हड़प्पा सभ्यता के हमें क्या अवशेष मिले हैं? अवशेष मिले हैं। ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? करेक्ट ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है। अगला, वांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है तमिलनाडु में, राजस्थान में, कर्नाटक में, केरल में। तो वो सवाल पूछ रहा कि वांदीपुर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो हमारा किस में स्थित है? ठीक है। तो वांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करूं, क्या ये तमिलनाडु में है, राजस्थान में है, कर्नाटक में है या केरल में है? तो वांदीपुर आपका वन्य जीव अभ्यारण्य ये हमारा कहाँ पर है? कर्नाटक में है, कर्नाटक में। क्लियर है। और कर्नाटक में कौन? एक बांदीपुर है, सोमेश्वर है। ठीक है। और कर्नाटक में कौन है? सोमेश्वर है। सोमेश्वर के बाद बन्नेरघट्टा भी है, बन्नेरघट्टा। ठीक है। ये आपके कहाँ पर है? इसी कर्नाटक वांदीपुर में है, सोमेश्वर और बन्नेरघट्टा। ठीक है। और बात करूं तो और हमारे कौन से कुद्रेमुख है, कुद्रेमुख, ये भी हमारा कहाँ पर है? आपका कर्नाटक में है। ठीक है। राजस्थान में अगर बात की जाए तो राजस्थान में कौन सा मिलेगा? सरिस्का। ठीक है। इसके बाद सरिस्का के बाद रणथंभौर। ठीक है। सरिस्का के बाद रणथंभौर। ठीक है। और इसके बाद रणथंभौर के बाद सरिस्का और रणथंभौर के बाद केवलादेव। ठीक है। और केवलादेव के बाद कौन सा रहेगा? घाना। ठीक है। ये हमारे कहाँ पर देखने मिल जाएंगे? राजस्थान में। ठीक है। अगला, किस सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग बनवाया था
जहांगीर, अकबर, शाहजहां, दारा सिको। ठीक है, तो ये शालीमार बाग तो पहले आप जानो आपका है कहाँ पर, तो ये आपका श्रीनगर में है। श्रीनगर में कहाँ पर है? जम्मू में है, जम्मू में है। ठीक है, तो श्रीनगर में कहाँ पर है शालीमार बाग? जम्मू में है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना जम्मू में है। और ये बनवाया किसने था? जहांगीर ने बनवाया था। 5 का जो आंसर था वो आपका क्या हो जाएगा? ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस बाग को किसने बनवाया था? जहांगीर ने, जहांगीर ने। अगला, निम्नलिखित में से किसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा माना जाता है? वुड डिस्पैच को, हंटर, सैडलर आयोग या वर्धा आयोग को? तो पूछ रहा भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे माना जाता है? तो मैग्ना कार्टा की बच्चों अगर बात करूं तो इस मैग्ना कार्टा की शुरुआत जो हुई थी वो 1215 में ब्रिटेन के सम्राट जॉन के द्वारा हुई थी। ब्रिटेन के सम्राट जॉन के द्वारा एक वहाँ पर लिखित प्रमाण पत्र कागज में लिखित ब्रिटेन के सम्राट जॉन को लिखित दिया गया था। ब्रिटेन के सम्राट जॉन ने एक लिखित कागज का प्रमाण पत्र दिया था और उसी के द्वारा इसकी क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो ये आपका इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा डिस्पैच था? तो वुड डिस्पैच, वुड डिस्पैच के द्वारा इसकी क्या की गई थी? अगला बच्चों हम लोग बात करूं, ठीक है, बैंक दर की वृद्धि से क्रेडिट सस्ता हो जाएगा, जमाकर्ता अधिक ब्याज पाएंगे, क्रेडिट महंगा हो जाएगा, मुद्रा के प्रसार में सहायता होगी। ठीक है, तो आप बताएं बैंक दर में जब वृद्धि की जाती है तो बैंक दर से वृद्धि से होगा क्या? तो अब जरा देखो आप लोग, बैंक दर में क्या हो जाएगा? बैंक दर में अगर वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर बैंक दर में वृद्धि हो जाएगी तो आपको क्या होगा? आपका जो क्रेडिट होगा, क्रेडिट वो क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। 7 का जो आंसर था वो बच्चों क्या था? सी आपका करेक्ट आंसर था, सी करेक्ट आंसर था। ठीक है, तो 7 का आंसर क्या? सी था, सी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला, रेशम के कीड़े पालने को क्या कहते हैं? एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पिसीकल्चर या सेरीकल्चर? ये बच्चों क्वेश्चन कल भी आपका आया हुआ था कि रेशम के कीड़े पालने को हम लोग कहते क्या है और यह विधि क्या कहलाती? कल भी ये सवाल पूछा गया था। तो रेशम के कीड़ों को हम लोग पालने की विधि को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं, सेरीकल्चर। ठीक है, और रेशम के कीड़े ये किस पर पाले जाते हैं? शहतूत के पेड़ पर, शहतूत के पेड़ पर, शहतूत के पेड़ पर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, शहतूत के पेड़ पर क्या? रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। क्लियर है? शहतूत के। पिसीकल्चर की बात करूं तो ये मछली उत्पादन से संबंधित है, मछली उत्पादन से पिसीकल्चर मछली उत्पादन से। क्लियर है? तो पिसीकल्चर किससे? मछली उत्पादन से, मछली। ठीक है, तो आप लोग विशेष ध्यान रखना। अगला, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? ठीक है, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल या न्यायाधीश? तो वो पूछ रहा राज्य का जो उच्चतम जो विधि अधिकारी होता है, कानून जो अधिकारी होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो मैंने आपको पढ़ा बच्चों रखा कि आर्टिकल 76 में जो महान्यायवादी होता है, महान्यायवादी, ठीक है, आर्टिकल 76 में जो महान्यायवादी होता है, ठीक है, इसी महान्यायवादी को ही हम लोग क्या कहते हैं? एडवोकेट जनरल। तो प्रथम विधि अधिकारी यही महान्यायवादी होता है या एडवोकेट जनरल होता है। ठीक है, तो 9 का जो आंसर आपका था वो बच्चों आपका क्या? बी करेक्ट आंसर था, बी आपका करेक्ट आंसर था। तो आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, आर्टिकल 76 में है, आर्टिकल 148 की अगर बात की जाए तो 148 में क्या आपका कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा विशेष। ठीक है, 10 की अगर बात करूं तो
सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो संस्थापक थे वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। तो 10 का जो आंसर था वो क्या हो जाएगा? ए हमारा हो जाएगा, ए हमारा हो जाएगा। अगला, वाटर पोलो में हर टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वाटर पोलो में 7, 9, 5 और 4। तो आप लोग बताएं, वाटर जो पोलो आपका गेम है इसमें खिलाड़ियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है और क्या क्या लिए जाते हैं? तो आपको पता है, पोलो की अगर बात करूं, POLO पोलो 1 2 3, तो पोलो में हमारे कितने होते हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में भी अक्षर 4 और इसमें भी अक्षर 4। लेकिन वो वाटर पोलो में पूछ रहा, तो वाटर पोलो में आपकी खिलाड़ियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 7 बच्चों होती है वाटर पोलो में। ठीक है। खो खो की अगर बात करूं, खो और खो, तो खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, 9। और कबड्डी में 9 आपकी होती, खो खो में 7, कबड्डी में आपकी कितनी होती है? ठीक है, ये। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करता हूँ अगला 12वें नंबर की क्वेश्चन की। ठीक है, 12वें का आंसर क्या हो जाएगा? पूछा हुआ इसरो की स्थापना कब की गई थी? 1965 में, 1969 में, 1972 में, 1974 में। तो आप लोग बताएं भाई, इसरो जो आपका, इसकी स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? इसरो की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की बच्चों बात की जाए तो इसरो की स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 में। 15 अगस्त 1969 में किसकी स्थापना की गई थी? इसरो की। तो 12 का जो आंसर था वो क्या? बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है? तो 12 का हमारा क्या? बी रहेगा। 15 अगस्त 1969 में इसरो की क्या स्थापना की गई थी? स्थापना की गई थी। अगला, सबसे गहरा महासागर कौन सा है? आर्कटिक, प्रशांत, अटलांटिक या हिंद महासागर? तो इसकी बच्चों हम लोग बात करूं तो सबसे गहरा जो आपका महासागर है वो आपका कौन सा है? प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। तो सबसे गहरा कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर सबसे गहरा आपका प्रशांत महासागर। महासागरों का क्रम क्या है? सबसे पहले आपका प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर। ठीक है, फिर आपका है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। ठीक है, फिर है आपका इंडियन यानी हिंद महासागर, हिंद महासागर। ठीक है, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। तो गहरा पूछ रहा था तो इसका 13 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी आपका हो जाएगा, बी। अगला, किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? भूमध्य रेखा दक्षिण से उत्तर की ओर, 180 अंश देशांतर पूर्व से पश्चिम की, भूमध्य रेखा उत्तर से दक्षिण को और 180 अंश देशांतर पश्चिम से पूर्व को। मतलब कि ये जो आपकी 180 डिग्री की जो रेखा है, ठीक है, इसकी अगर बात करूँ 180 डिग्री में, ठीक, तो होता क्या है, ये जो रेखा है इसमें अगर बात करूँ ये आपकी दिशा पूरब है, ठीक है, और ये दिशा हमारी कौन सी? पश्चिम है। तो 180 डिग्री देशांतर को जब पश्चिम से पार करके पूर्व की ओर जाएंगे, पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो एक दिन की क्या होता है? प्लस होता है। और जब पूर्व से पश्चिम की ओर आते हैं तो एक दिन क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हमारा हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो 14 का आंसर क्या? डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखना, 14 का क्या? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, इजराइल की पार्लियामेंट का नाम क्या है? फोल्केटिंग,
डायट, पीपुल्स असेंबली या नेसेट। तो एक सवाल कल भी बच्चों इजराइल की पार्लियामेंट से पूछा था और एक सवाल आज भी बच्चों पूछा हुआ है, इजराइल की पार्लियामेंट का नाम क्या है। ठीक है, तो इसकी अगर हम लोग बात करूं 15 का, तो इजराइल की जो पार्लियामेंट है उसका नाम बच्चों क्या है, नेसेट है, नेसेट है। ठीक है, तो 15 का जो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी आपका हो जाएगा। सागरमाथा किस विश्व विख्यात पर्वत चोटी को कहते हैं, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, केटू या कंचनजंगा। ठीक है, तो बच्चों सागरमाथा ये हम लोग माउंट एवरेस्ट को कहते हैं, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट को भी नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। तिब्बत में इसी माउंट एवरेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, तिब्बत में इसी माउंट एवरेस्ट को चोमोलुंगमा कहते हैं। तिब्बत में इसी माउंट एवरेस्ट को चोमोलुंगमा कहते हैं, चोमोलुंगमा कहते हैं तिब्बत में इसी माउंट एवरेस्ट को। ठीक है, भारत में इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो भारत में इसे हम लोग माउंट एवरेस्ट कहते हैं, माउंट एवरेस्ट कहते हैं। भारत में क्या कहते हैं, माउंट एवरेस्ट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नंदा देवी सबसे ऊंची चोटी है जो पूर्णतः भारत में स्थित है, पूर्णतः भारत में स्थित है, भारत में स्थित है। ठीक है, नंदा देवी आपकी चोटी है जो पूर्णतः कहाँ पर है, भारत में स्थित है। तो आप लोग ध्यान रखना, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या था, ए करेक्ट आंसर था। 16 का क्या था, ए हमारा करेक्ट आंसर था। अगला, वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, अरण्यों के लिए, ब्राह्मण ग्रंथों के लिए, उपनिषदों के लिए या वेदों के लिए। तो इस वेदांत शब्द की बच्चों अगर हम लोग बात करूं तो ये वेदांत जो शब्द है ये हमारा किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, उपनिषद के लिए, उपनिषद के लिए। तो 17 का जो आपका आंसर था वो बच्चों क्या था, सी हमारा करेक्ट आंसर था। ठीक है, उपनिषद की अगर बात करूं, उपनिषद, उपनिषद कैसे किसे कहते हैं, उप का मतलब होता है समीप, उप का अर्थ क्या होता है, समीप, और निषद का मतलब होता है विद्या। तो जिस गुरु विद्या का ज्ञान, जिस विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर किया जाता है उसी को ही हम लोग क्या, उपनिषद कहते हैं। जिस विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर किया जाता है तो उसे हम लोग क्या, उपनिषद कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। तो 17 का जो आंसर था वो हमारा बच्चों क्या था, सी करेक्ट आंसर था। यानी जो जिस विद्या का ज्ञान हम लोग गुरु के समीप बैठकर करेंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, उपनिषद कहलाएगा, उपनिषद। ठीक है, अगला, दुनिया में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, अंग्रेजी है, मंदारिन है, हिंदी है, स्पेनिश है। तो सबसे पहले बच्चों अगर हम लोग बात करूं तो विश्व में जो सर्वाधिक भाषा बोली जाती थी वो मंदारिन बोली जाती थी, मंदारिन। और ये मंदारिन भाषा कहाँ की थी, चीन की थी बच्चों। ठीक है, तो विश्व में सर्वाधिक जो भाषा बोली जाती थी वो हमारी कौन थी, मंदारिन थी, और ये चीन में बोली जाती थी मंदारिन। क्लियर है ना। ठीक है, चीनी भाषा थी, चीन में बोली जाती थी सर्वाधिक। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 18 का क्या, ए। पहले ये बोली जाती थी मंदारिन, अब बात करूं तो विश्व में सर्वाधिक जो बोले जाने वाली भाषा है अब आपकी कौन सी, अंग्रेजी हो गई। तो 18 का आपका जो आंसर हो जाएगा वो बच्चों क्या रहेगा, ए हो जाएगा, ए आपका हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखना 18 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आप लोग विशेष ध्यान रखना। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन ठंडी समुद्री धारा है, गल्फ स्ट्रीम, लैब्राडोर, क्यूरिसियो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लैब्राडोर सबसे ठंडी धारा है, लैब्राडोर सबसे ठंडी धारा है। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लैब्राडोर सबसे ठंडी धारा है, लैब्राडोर सबसे ठंडी धारा है। क्लियर है, तो 19 का आंसर क्या, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना 19 का आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका हो जाएगा।
अगला, माउंट कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? इक्वाडोर, पेरू, तंजानिया, जापान। तो माउंट कोटोपैक्सी ये आपका स्थित है, तो ये आपका कहाँ पर है? इक्वाडोर में है। ज्वालामुखी पर्वत है ये माउंट आपका कौन? कोटोपैक्सी। ये कैसा पर्वत है? इक्वाडोर में है। और ये जो पर्वत है ये ज्वालामुखी पर्वत है, क्योंकि ज्वालामुखी क्रिया से ही इस पर्वत का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। तो ये कैसा? ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। तो क्लियर है? तो ये माउंट कोटोपैक्सी कैसा है? ज्वालामुखी पर्वत है, ज्वालामुखी। तो आप लोग ध्यान रखना, इसका जो आंसर हो जाएगा 20 का क्या? ए करेक्ट आंसर था, ए करेक्ट आंसर था। तो आप लोग विशेष ध्यान रखना। गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है? पटना, चंडीगढ़, तलवंडी, इनमें से कोई नहीं। तीसरी बार बच्चों ये सवाल पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा 21 का जो आंसर क्या हो जाएगा? तो गुरु नानक का जो जन्म स्थान है, ठीक है, तो वो आपका कहाँ पर है? तो आप लोग ध्यान रखना, 3 बार बच्चों ये सवाल पूछा गया, कहाँ पर है? तलवंडी। तलवंडी हुआ कब था? 1469 में, 1469 में 3 बार ये सवाल पूछा। तो गुरु नानक का जन्म आपका कहाँ पर है? तलवंडी में है, तलवंडी में। अगला, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ पर है? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान, ठीक है, तो कुशीनगर, सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी। तो आप लोग बताएं गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है 22 नंबर का, वो बताएं आपका कहाँ पर है? कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। कपिल वस्तु के निकट गौतम कपिल वस्तु के निकट कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। तो 22 का जो आंसर है वो क्या? डी करेक्ट आंसर है, डी, ठीक है। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में। आपको पता है हुआ कब था? 563 ईसा पूर्व में। और मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। इनके उपदेश की घटना धर्म चक्र परिवर्तन कहलाती है। और पहली बार इन्होंने उपदेश कहाँ दिया हुआ था? सारनाथ में दिया हुआ था, सारनाथ में। तो 22 का जो आंसर है वो क्या? डी आपका हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला, ओलंपिक पदों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला जिम्नास्टिक कौन है? दीपा पूनिया, दीपा कर्माकर, साक्षी मलिक। तो ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली कौन थी? दीपा कर्माकर। तो 23 का जो आंसर था वो क्या हो जाएगा? सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 का क्या हो जाएगा? सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो 23 का आंसर क्या? सी हो जाएगा। किसी द्रव के ताप में वृद्धि करने पर इसको आयतन व घनत्व में कमी होती है, आयतन व घनत्व में वृद्धि होती है, आयतन में वृद्धि व घनत्व में कमी होती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसी भी द्रव के ताप में जब आप वृद्धि करोगे तो हमेशा बच्चों ध्यान रखना, वृद्धि करने पर आयतन में वृद्धि होगी और घनत्व में कमी होती है, क्योंकि आयतन में ही क्या होती? वृद्धि होती। तो 24 का जो आपका आंसर था वो बच्चों क्या था? सी हमारा करेक्ट आंसर था, सी करेक्ट आंसर था। अगला, आवश्यक वसा अम्ल है? ओलिक अम्ल, लिनोलिक अम्ल, पामिटिक अम्ल, या सिस्टेरिक अम्ल। तो आप लोग बताएं आवश्यक वसा अम्ल कौन सा है? ठीक है, तो इसकी बात करूं तो ये कौन सा? लिनोलिक अम्ल है, लिनोलिक अम्ल। तो 25 का जो आंसर था वो हमारा क्या? बी करेक्ट आंसर था, बी करेक्ट आंसर था, बी करेक्ट आंसर था। क्लियर है? अगला, एक पंप की कार्य क्षमता 50% है। यदि 20 मिनट में यह 2 टन पानी को 60 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ा सकता है तो पंप की इनपुट शक्ति में है किलोवाट में। 4 है, 3 है, 2 है और 1 है। तो आप लोग बताएं भाई 26 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? ठीक है, 26 का आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बताएं 26 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या? आपका सी हो जाएगा। कितनी? 2। अगला, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ था? ठीक है, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात करूं तो इसका जो आंदोलन वो किसके नेतृत्व में हुआ था? ठीक है, पी हेगड़े, सीपी भाटिया, मेधा पाटेकर या अरुंधति राय। तो आप बताओ नर्मदा बचाओ जो आंदोलन हुआ था तो ये आपका
28 का 27 का जो आंसर बात करूं, 27 का जो आंसर रहेगा वो क्या हो जाएगा, सी मेधा पाटेकर, मेधा पाटेकर। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन संबंधित है, मेधा पाटेकर। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर जो बनाया जा रहा था, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना। अगला, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो आपको पता है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, लगभग कितनी, 184 सेमी। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में क्या सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा कितना, 184.7 सेमी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, गोरखपुर जिले में हमें क्या सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है, 184.7 सेमी। तो ठीक है ना, तो 28 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी आपका हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखना, डी हो जाएगा। अगला, उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी, किसने की थी? तो क्या जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो उत्तर प्रदेश में जौनपुर की जो स्थापना की थी वो हमारी किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। तो 29 का जो आंसर था वो क्या था, सी था, सी था। फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर की क्या स्थापना की थी। तो 29 का जो बच्चों आपका आंसर था वो हमारा क्या था, सी करेक्ट आंसर था, सी करेक्ट आंसर था। अगला, वर्तमान भारत में जन्म दर तथा मृत्यु दर से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? जन्म दर उठ रही तथा मृत्यु दर गिर रही है, जन्म दर गिर रही तथा मृत्यु दर उठ रही है, जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों गिर रहे हैं, जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों उठ रहे हैं। तो आप लोग बताएं भाई, जन्म दर और मृत्यु दर से संबंधित ये बच्चों आप तभी क्वेश्चन कर पाएंगे जब आप लोगों ने क्या जनगणना को पढ़ रखा होगा, जनगणना को। जो 30 का जो आपका आंसर हो जाएगा जनगणना के हिसाब से है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों गिर रही है। तो 30 का जो आंसर था वो क्या हो जाएगा, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हदास पार्टी किस देश की राजनीतिक पार्टी है? श्रीलंका, अमेरिका, इजराइल और इराक। तो हदास पार्टी की बात करूं तो ये बच्चों जो आपकी पार्टी है ये आपकी किस देश की पार्टी है? इजराइल की पार्टी है, इजराइल की। तो हदास पार्टी आपकी किस देश की पार्टी है? इजराइल की है। तो 31 का जो आंसर आपका था वो बच्चों क्या था, सी था, सी था। तो आप लोग ध्यान रखना, हदास पार्टी आपकी किस देश की है? इजराइल की है। ठीक है। अगला 32 नंबर की अगर बात करूं, ओलंपिक ध्वज के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है? नीला यूरोप, पीला एशिया, काला ऑस्ट्रेलिया या हरा ऑस्ट्रेलिया। तो आप लोग बताएं ओलंपिक ध्वज के संदर्भ में कौन सुमेलित नहीं है? ये बच्चों बात पूछी गई। तो 32 का आप लोग आंसर बताएं क्या हो सकता है आपके हिसाब से? तो 32 तो ये बच्चों कौन सुमेलित नहीं? काला और ऑस्ट्रेलिया, ये हमारा सुमेलित नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के ओलंपिक में अगर हम लोग बात करूं सुमेलित नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के ओलंपिक में अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया के ओलंपिक में हरा रंग होता है, हरा। आप लोगों ने देखा भी होगा। तो काला नहीं है, बाकी आप ये सभी आपके सुमेलित हैं। ठीक है। तो 32 का आप लोग ध्यान रखिएगा, सी करेक्ट आंसर था। अगला, सर्बिया देश की राजधानी कहाँ है? दमिश्क, बेल्जियम, ताशकंद, बेलग्रेड। तो आप लोग बताएं सर्बिया जो आपका देश है इस देश की राजधानी क्या है? तो सर्बिया देश की राजधानी आपको पता है, इस सर्बिया देश की जो राजधानी है वो हमारी कौन सी है? बेलग्रेड है, बेलग्रेड। तो इस सर्बिया देश की राजधानी क्या रहेगी? बेलग्रेड रहेगी। तो हम लोग बात करूं तो 33 का जो आंसर था वो हमारा क्या था? सी था, बेलग्रेड
बेलग्रेड, बेलग्रेड। तो सर्बिया देश की राजधानी क्या है? बेलग्रेड है, बेलग्रेड। तो दिया हुआ बेलग्रेड, डी आपका आंसर हो जाएगा। डी इसमें दिया हुआ है, तो 33 का क्या हो जाएगा? डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखना, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? जकार्ता, इंडोनेशिया, कुआलालंपुर या सिंगापुर या बैंकॉक। ठीक है, तो आसियान जो शिखर सम्मेलन था, ये बच्चों करंट का मामला है और वो पूछ रहा 5वां जो ये आसियान शिखर सम्मेलन जो हुआ था, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो आप लोग देख सकते हो ये करंट का मामला है। तो 34 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी आपका हो जाएगा। कुआलालंपुर में 5वां आसियान शिखर सम्मेलन के क्या किया गया था? आयोजन किया गया था, आयोजन किया गया था। तो आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो इसकी हम लोग बात करूं, पहला जो नोबेल पुरस्कार भारतीय को मिला था वो कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको दिया कब गया था? तो ये बच्चों 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था, सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में। और ये कब दिया गया था? 1930 में, 1930 में। ठीक है, लेकिन 35 की हम लोग बात करूं, अभी हाल में 23 में ये दिया गया है क्लाउडिया गोल्डिन को, क्लाउडिया गोल्डिंग। तो इसका जो 35 का जो आंसर था वो हमारा क्या बच्चों? डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखना, डी हो जाएगा। अगला ये बच्चों मैंने पढ़ाया है आपको, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रजनीश कर्नाटक, देवदत्त चंद्र, नीली बेलापुरी और अजीत कुमार मोहंती। तो मैंने करंट अफेयर में आपको पढ़ा भी रखा है कि जो परमाणु आयोग है उस परमाणु आयोग का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है और परमाणु आयोग के नए अध्यक्ष बने कौन है? तो इसकी हम लोग बात करूँ तो अजीत कुमार मोहंती, ये बच्चों हमारे परमाणु आयोग के क्या नए अध्यक्ष बने थे। तो 36 का जो आंसर था वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, इस परमाणु आयोग की हम लोग स्थापना की अगर बात करूं तो स्थापना, तो इसकी स्थापना हमारी कब हुई थी? 1948 में, 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। तो 36 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या था? आपका डी था। और स्थापना कब हुई थी? 48 में, 48 में। किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? जापान, जर्मनी, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो आप लोग बताएं। रतन टाटा आपको पता होगा, अपने यहाँ के बहुत बड़े औद्योगिक हैं ये आपके। तो 37 का आप लोग आंसर बोले। रतन टाटा को सम्मानित किसने किया हुआ? तो ये बच्चों किसने किया था? ऑस्ट्रेलिया देश ने, ऑस्ट्रेलिया देश ने। तो 37 का जो आंसर आपका था वो क्या था? डी आपका था, डी था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का देखो तीसरा पूछा हुआ, चौथा हुआ था पंचकुला हरियाणा में, लेकिन आप देखो तीसरा इसका संस्करण पूछा है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का तीसरा संस्करण कहाँ हुआ था? ठीक है, तो ये बच्चों तीसरा वाला आपका कहाँ पर हुआ था? पंजाब में। तो 38 का जो आपका आंसर था वो क्या था? डी आपका था, डी। ठीक है, पंजाब। लेकिन नहीं, पंजाब में नहीं बच्चों। 38 का यानी कि वो तीसरा पूछ रहा, ये तीसरा वाला उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, तीसरा पूछ रहा, तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम, यानी 38 का जो आंसर हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला, जनहित याचिका दायर करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? ठीक है, तो अब आप लोग अपनी याचिका जो दायर करते हो, ठीक है, लिखित सूचना याचिका दे आए, तो उसके संबंध में बच्चों कथन पूछ रहा है। और ये आप देखो कर तभी आप पाओगे जब इस याचिका के बारे में पढ़ा होगा, अन्यथा आप इस क्वेश्चन को हिला नहीं पाएंगे। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, शब्दों के बाढ़ में आप लोग फंस जाएंगे। ठीक है, क्यों फंसेंगे? इसलिए क्योंकि आपको तो सीधे सीधे बस रटने की आदत है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कौन? तो योगी नाथ। और अगर जरा सा घुमा दिया, इनको शपथ कौन दिलाता, कैसे बनते हैं, बस आपका काम खत्म। ये क्वेश्चन उसी पर आधारित है। आप पढ़ते हैं जरा,
यदि जनहित याचिका उच्च न्यायालय में दायर की जाती है तो उसकी 5 प्रतिलिपियां दर्ज करनी होती है। पहला कथन ये बच्चों दिया हुआ है, ठीक है, तो आप लोग ध्यान सकते हो, देख लो, पहला कथन दिया हुआ है। इसके बाद अगर हम लोग बात करूं, यदि जनहित याचिका उच्चतम न्यायालय में, ये उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट की बच्चों बात कर रहा, उच्चतम न्यायालय मतलब ये सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा, तो उसकी 2 प्रतियां दर्ज करानी होती है। तो आप सवाल में पूछ रहा केवल ए सही है, केवल 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है, और फिर है 1 और 2 दोनों ही नहीं, फिर केवल 2, ये बच्चों सवाल में पूछा और बहुत ज़बरदस्त ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका हम लोग बात करूं तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केवल 2, केवल 2, ठीक है। तो डी हमारा करेक्ट आंसर था, डी हमारा करेक्ट आंसर था, ठीक है। अगला हम लोग बच्चों बात कर लेते हैं 40 का। देखो ये भी ज़बरदस्त पूछा, अगर कोई पत्र या याचिका जनहित याचिका के रूप में दायर होती है तो इसके लिए के द्वारा आदेश पारित होना होता है। तो आपको पता है भी, रिट से आप इसको लेकर के पकड़ो, रिट से कैसे पकड़ना है, ठीक है, क्योंकि रिट अगर जारी होगी तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जारी की जाती है। आर्टिकल 32 आप लोगों ने पढ़ा होगा, कौन सा, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या रिट जारी करता है, और आर्टिकल 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या हाई कोर्ट रिट जारी करता है। तो अब आप बताओ, अगर कोई भी याचिका यहाँ पर इसमें जारी होगी तो इसको जारी करने के लिए हमारा किसका बच्चों समय लिया जाएगा, तो वो हम लोग बात करूँ तो ये कार्यक्रम मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी होगी। मजिस्ट्रेट सबसे प्रमुख और सहायक है, ठीक है, तो यानी मजिस्ट्रेट की हमें बच्चों अनुमति लेनी होगी। तो इसके लिए यहाँ पर क्या भरना होगा, मजिस्ट्रेट की हमें याचिका या अनुमति लेनी होगी, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, एक क्वेश्चन जबरदस्त है, लेकिन बस क्या है, शब्दों में आपके साथ खेल किया गया इस क्वेश्चन में, और बच्चों इसमें है कुछ नहीं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, इसका जो आंसर हो जाएगा 40 का क्या हो जाएगा, ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग विशेष ध्यान रखना, ठीक है। अगला बच्चों हम लोग बात करूं तो अगला जो आपका देखो सामान हिंदी के लिए बच्चों आ गया, और हिंदी वाले सर आपको आगे के कहानी कराएंगे, तो आप लोगों को बने रहना है और जाना नहीं है कहीं, और कॉपी पेन लेकर के बराबर रहना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आज वाले पेपर के जो क्वेश्चन बच्चों आए थे बहुत अच्छे थे और ज़बरदस्त भी थे, और शब्दों के साथ में आज वाले क्वेश्चनों में आपको फंसाया गया था। तो वही मैं आपसे क्लास में भी कहता हूँ बार बार, बुक पढ़िए और बगैर बुक पढ़े बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। इसीलिए बुक बच्चों बनाई गई राइटर की, और इसीलिए पढ़वाई जाती ताकि आप ऐसे शब्दों वाले क्वेश्चन में फंसे नहीं। और अभी तक आप क्या सीधे सीधे क्वेश्चन करते हो, अगर लैंग्वेज पर आ गया, कथन कारण पर आ गया तो आपसे गलत हो जाएगा। इसीलिए बच्चों बुक आपसे पढ़ने के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए, आपको जाना कहीं नहीं है, अभी हिंदी की आपकी क्लास होगी, और आप लोग बराबर बने रहिए और क्लास का आनंद लेते रहिए। दोस्तों नमस्कार, डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, अभी आप लोग जीएस पढ़ रहे थे, है ना। तो अब हम लोग हिंदी वाला सेक्शन आ गया है, तो अब हम लोग हिंदी को कंप्लीट करेंगे। चलिए आइए देखते हैं, हिंदी को हम लोग कंप्लीट करते हैं, ठीक है। यस, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। शब्द में बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है, बताइए। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, शब्द में बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है। तो बुढ़ापा, हमने आपको कुछ बताया था, कुछ सिखाया था, क्या आपको कुछ याद है ना, कुछ आप लोगों को याद है क्या। हमने ये आपको कहा था, जिन शब्दों के अंत में, हमने क्या कहा था आपसे, जिन शब्दों के अंत में, हमने आपसे कहा था जिन शब्दों के अंत में कहीं लगा होगा पा, कहीं लगा होगा ता, कहीं लगा होगा तो, कहीं लगा होगा पन, कहीं लगा होगा वट, कहीं लगा होगा क्या हट, वट हट,
पा, तन, तो, ये यदि लगे होंगे, ये आप जनरली देख रहे हो, ये प्रत्यय जहाँ लगे होते हैं वो शब्द आपकी भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। देखना, जैसे आपने कहा बुढ़ापा, तो ये आपका देखो इसमें पा आ रहा है, बुढ़ापा। जैसे आपने कहा मित्रता, आपने कहा मित्रता, तो ये देखो इसमें ता आ रहा है। जैसे आपने कहा तो आपने कहा रामत्व, तो ये आपकी है, इसमें तो आ रहा, भाववाचक संज्ञा। आपने कहा बचपन, आपने कहा बचपन, आपने कहा लड़कपन, है ना, देखो पन आ रहा है। आपने कहा सजावट, आपने कहा क्या, सजावट, आपने कहा बनावट, आपने कहा घबराहट, आपने क्या कहा, आपने कहा घबराहट, घबराहट, ये आपने कहा। अब बताइए इनमें पा, ता, तो, पन, वट, हट, इनमें ये प्रत्यय लगे हैं, जिनमें ये प्रत्यय लगे होते हैं वो संज्ञाएं हमेशा भाववाचक संज्ञाएं होती हैं दोस्तों। कैसी होती हैं, भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। तो ये आपकी जो है बुढ़ापा आपकी भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा की एक आपको और भी पहचान बताई थी कि भाववाचक संज्ञा जो है वो अदृश्य रूप होता है, वो दृश्य रूप नहीं होता। बुढ़ापा जो है अदृश्य रूप है ना, बुढ़ापा जो है अदृश्य रूप है, उसे आप टच नहीं कर सकते, उसे छू नहीं सकते, उसका कोई आकार नहीं है। और बुढ़ापा को आप, हमने कहा था बाज़ार से ख़रीद के नहीं ला सकते हो। हमने कहा जिन चीज़ों को आप बाज़ार से ख़रीद के नहीं ला सकते, जिन चीज़ों को आप थाली में परोस नहीं सकते, वो सब संज्ञाएं आपकी होती हैं कौन सी, भाववाचक संज्ञाएं। आपको हमने ये बताया था, तो आपकी ये भाववाचक संज्ञा है। पत्र में अपने से बड़े के लिए संबोधन शब्द कौन सा यूज करते हैं, पत्र में अपने से बड़े के लिए संबोधन हम प्रिय यूज करेंगे ना, चिरंजीवी नहीं, आयुष्मान नहीं, क्या कहेंगे, श्रद्धेय, क्या कहेंगे, श्रद्धेय। पत्र में अपने बड़े के लिए संबोधन शब्द श्रद्धेय होता है। चिरंजीवी भव, ये तो अपने से छोटे को हम हमेशा आशीर्वाद देते हैं, चिरंजीवी भव, या कह देते हैं आयुष्मान भव, है ना। ये अपने से छोटे के लिए, बड़े के लिए श्रद्धेय लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं, मैंने आपको बताया था कि भूतकाल के जो प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं, वो 6 होते हैं। आपको हमने बताया था वर्तमान काल के, हमने कहा था भैया वर्तमान काल के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, वो आपके 0-5 होते हैं। भविष्य काल के कितने होते हैं, आपके भविष्य काल के जो भेद आपको बताए थे वो आपको 0-3, कितने, 0-3 आपके ये तो होते हैं। तो भूतकाल के 6 होते हैं, तो ये आपका 6 पे आंसर हो गया आपका, ठीक है। अच्छा, पत्र में अपरिचितों को संबोधित करने के लिए उपयुक्त शब्द, जब कोई पत्र लिखा जाता है अपरिचित लोगों को संबोधित करना होता है, हम क्या लिखते हैं, प्रिय महोदय, आदरणीय, श्रीमान, या ये हम लोग लिखते हैं क्या, प्रिय महोदय। किसी को भी हम, कोई अपरिचित होता है उसको हम महोदय लिख के संबोधित कर देते हैं, महोदय, है ना, क्या महोदय लगा देते हैं। तो हम लोग अपरिचित को संबोधित करने के लिए हम लोग महोदय यूज करते हैं, क्या, महोदय। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी वाला, शुद्ध वर्तनी वाला, आशीर्वाद, 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 आशीर, ये गलत है, आशीर गलत है ना, ये आशीर गलत है, कौन सा, ये। इसका ऐसे शुद्ध वर्तनी लिखना, आप ऐसे लिखना आशीर, और आप लिखना क्या, आशीर्वाद, ये इस तरह का सही होता है, आशीर्वाद, ठीक है। अच्छा, वह वकील हमारा मुकदमा सही ढंग से लड़ने की अपेक्षा हमें खेल खिला रहा है, इसका मतलब वह अच्छे से मुकदमा नहीं लड़ रहा है। तो खेल खिलाने का मतलब है कि वो कहीं ना कहीं हमें क्या कर रहा है, हमें परेशान कर रहा है, धोखा देना, बहकाना, समय नष्ट करना। खेल खिलाने का मतलब होता है क्या, परेशान करना होता है, ठीक है। अच्छा, वह व्यक्ति जो गिरगिट की तरह रंग बदलता है, जो गिरगिट की तरह रंग बदलता है वह किसी का सच्चा मित्र नहीं हो सकता। इसमें रेखांकित शब्द का अर्थ होगा, जो गिरगिट की तरह रंग बदलता है वो धोखेबाज व्यक्ति होता है, उसको आप अविश्वसनीय होगा। वो कैसा व्यक्ति होगा, वो कहीं ना कहीं अविश्वसनीय होगा, धोखेबाज होगा, जो गिरगिट की तरह रंग बदलता है ना, उसका वो कैसा व्यक्ति होगा, जो व्यक्ति गिरगिट की तरह रंग बदलता है, अविश्वसनीय व्यक्ति है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, कि सिद्धांतहीन होगा, कि निराधार होगा, है ना, वो अविश्वसनीय व्यक्ति है, धोखेबाज व्यक्ति है, ठीक है।
कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है? सकर्मक क्रिया का उदाहरण, सकर्मक क्रिया कभी भी आपको जाननी होगी, इसमें सकर्मक क्रिया है या नहीं, क्या लगा दो, क्या पूछ दो। क्या हंसता है? आंसर नहीं है। क्या दौड़ता? आंसर नहीं है। क्या सोना? आंसर नहीं है। क्या लिखता है? पत्र लिखता है। आंसर मिल गया। क्रिया के पहले क्या लगाने से आपको यदि आंसर मिल जाए क्रिया सकर्मक है, और यदि क्रिया से पहले क्या लगाने से आंसर ना मिले समझ लो अकर्मक क्रिया है। राम क्या हंसता है? आंसर नहीं मिला। राम क्या दौड़ता? आंसर नहीं मिला। राम क्या सोता है? आंसर नहीं मिला। राम क्या लिखता है? पत्र लिखता है। क्या लिखता है? पत्र लिखता है। तो क्रिया से पूर्व क्या लगाने से यदि आंसर मिल जाए तो सकर्मक, ना मिले तो अकर्मक होता है। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट। अंतस्थ वर्ण निम्नांकित में से कौन से हैं? अंतस्थ हमने आपको बताए थे, हाँ ये 3 तरह के हमने इस तरह से बताए थे आपको। यदि आपके उसमें अंतस्थ व्यंजन पूछ लिया जाए, वो पूछ ले अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ जो व्यंजन होते हैं उनकी संख्या आप जानते हो कितनी होती है? 4 होती है। कौन? या, रा, ला और वाह, ये आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। यदि वो पूछ ले उस व्यंजन पूछ ले, कौन से? उस व्यंजन पूछ ले, तो उस व्यंजन कौन कौन से हो जाएंगे? उनकी संख्या कितनी है? 4। कौन कौन? सा, शा और शा और हा, ये हो जाते हैं। संयुक्त व्यंजन पूछ ले, कौन सा? संयुक्त व्यंजन यदि पूछ ले तो संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? उसकी भी आपकी 4 होती है। कौन कौन सी? छत, त्रग, ज्ञा और स्रा। ये कैसे संयुक्त होते हैं? ये का और सा से संयुक्त होते हैं। का और सा से। ये काहे से? ये आपका ता और रा से संयुक्त होता है। ये आपका ज्ञा, ये जा, और ये आपका जा और यहाँ से संयुक्त होता है, यहाँ से। और ये आपका स्रा, तालब सा और आपका रा से संयुक्त होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो आपके कौन से हैं? यारा लावा हैं। ये आपके जो है सासा सा, ये संयुक्त हैं। ठीक है, अगला। निम्न में घोष वर्ण कौन है? हमने आपको बताया था अघोष, फिर अघोष, फिर सघोष, फिर सघोष और फिर सघोष। ऐसे ही तो 5 वर्ण बताए। अब इसमें कहा घोष, घोष और सघोष एक ही बात होती है। चाहे घोष कहो चाहे उसी को तुम कहो, सघोष एक ही बात होती है। ठीक है, अब देखो का, खा अघोष है। अच्छा, का, खा ये आपका जा रहा है यारा लावा, ये माँ जा रहा पीछे जाएगा वाह, ये भी आपका हा, ये आपका खा है, ये भी आपका। अच्छा, घोष वर्ण कौन सा है? तो ये आपका घोष हो गया। कौन सा हो गया? घोष, क्योंकि पा, फा, बा, भा, मा, मा पीछे 5वें वर्ण में जाएगा, ये आपका घोष हो गया। और ये आपका खा भी अघोष है, वाह भी अघोष है, हा भी है ना। अच्छा, अगला। भीगी बिल्ली बनना। भीगी बिल्ली बनना का मतलब चूहों से डर जाना, गुस्से से कांपने लगना, दीनहीन होकर सहम जाना या भूखा रह जाना। तो भीगी बिल्ली बनना का मतलब दीनहीन होकर एकदम सहम जाना, डर जाना, उसे कहते हैं भीगी बिल्ली बन गए। समुद्र मंथन करना। क्या करना? समुद्र मंथन करना। तो समुद्र मंथन करने का मतलब जानते हो? दृढ़ प्रतिज्ञा करना, कठोर परिश्रम करना और उद्देश्य को प्राप्त करना, घोर तप करना। तो ध्यान रखो, समुद्र मंथन करने में बहुत मेहनत पड़ती है। तो समुद्र मंथन करने का मतलब घोर परिश्रम करना, कठोर परिश्रम करना, ये आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्द को शुद्ध रूप बताइए। उपरोक्त गलत होता है, देखने में एकदम शुद्ध लगता है। ऊपर ये भी गलत है, उपरोक्त ऐसे भी गलत है। ये आपके उपरोक्त। उपर्युक्त तो हमेशा सही होता है। कैसे लिखा जाता? पहले ऊपर और ऊपर रा उड़ा दिया जाता, उपर्युक्त होता है। ऊपर लिखी हुई चीज़ को उपर्युक्त कहते हैं ना। नीचे दिए गए शब्दों में शुद्ध रूप बताइए। मुमूर्षु, मुमूर्षु, मुमूर्षु गलत है, ये मुँह होता है, या मुमूर्षु,
इसमें मुमूर्षु कौन सा, ये मुमूर्षु, इसका मतलब मुमूर्षु का मतलब मोक्ष ना, मुमुक्षु होता है वो, ये होता है कौन, मुमूर्षु होता है ये, मरने की इच्छा रखने वाला, मरने की इच्छा रखने वाला उसे मुमूर्षु कहते हैं। और मरने की इच्छा मुमूर्षा, मोक्ष पाने की इच्छा मुमुक्षा, मोक्ष पाने का इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, ऐसे होता है। तो ये इसकी सही वर्तनी जो है वो कौन सी है, मुमूर्षु, मुमूर्षु ये होता है। पहला वाला ऑप्शन सही है। भाषा और लिपि है एक दूसरे के विरोधी हैं, भाषा लिपि एक दूसरे के पूरक है। अरे भैया भाषा और लिपि हमेशा एक दूसरे के पूरक होते हैं ना। हाँ, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति जो है वो सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। किसी सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति। भारत संघ की राजभाषा, भारत संघ की राजभाषा कौन है? भारत संघ की राजभाषा हिंदी तो है। भारत संघ की राजभाषा कौन है? हिंदी। भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, ध्यान रखो, भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, भारत की केवल राजभाषा है, वो भी कौन? हिंदी। ठीक है। हाँ, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछा जाएगा 14 सितंबर। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को, है ना। अगला, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 30 के आसपास है, 40 के आसपास, 50 के, 60 के। आप जानते हो 52 वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला में। वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। तो 52 है तो किसके आसपास हैं ये? 50 के आसपास हैं। कितने? 50 के आसपास हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। परीक्षा की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? ऐसे ही तो लिखते हो परीक्षा। कैसे लिखोगे? परीक्षा को हम ऐसे लिखेंगे, परीक्षा। ये आपका शुद्ध वर्तनी है, परीक्षा। शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। त्रिकालदर्शी, त्रिकालदर्शी, त्रिकलदर्शी, त्रिकालदर्शी, त्रिकाल गलत है, त्रिकालदर्शी, है ना, तो उसे त्रिकालदर्शी कहते हैं। आ प्लस ई, आ जोड़ा जा रहा है और क्या जोड़ा जा रहा है? ई, है ना। आ किस फैमिली का है? ए फैमिली। ई किस फैमिली का है? बी। ए और बी फैमिली के लोग जुड़ते हैं, तुम्हें पता, हमने सिखाया कौन सी संधि होती है? गुण संधि होती है। ए फैमिली और बी फैमिली के लोग जहाँ जुड़ जाए वहाँ हमेशा गुण संधि होती है। तो ये हो गई आपकी गुण संधि। कौन सी? गुण संधि हो गई। ए बन गया। वैसे भी जानते हो ए ओ आर होता है, गुण संधि होती है ना बेटा। अधा गति, अधा धन गति मतलब अधोगति, किस संधि? अधा में विसर्ग लगा है तो विसर्ग संधि हो गई। कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। जब पहले वाले पद में, पहले वाले शब्द में विसर्ग लगी हो तो हमेशा विसर्ग संधि होती है। प्रत्युत्पन्नमति शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है प्रत्युत्पन्नमति, प्रति उत्पन्नमति, तो इसमें क्या है? उपसर्ग प्रति। प्रत्युत का होता है, प्रति होता है, प्रति उत्पन्नमति, प्रति उत्पन्नमति बनेगा इसका, तो प्रति उपसर्ग हो जाएगा। अगला, कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृत प्रत्यय और त्वदित प्रत्यय, दो तरह के प्रत्यय होते हैं, ध्यान रखो। एक कृत प्रत्यय होते हैं, एक त्वदित प्रत्यय। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ जो जुड़ते हैं उन्हें कहते हैं त्वदित प्रत्यय, और जो क्रिया के साथ जुड़ते हैं उन्हें कहते हैं कृत प्रत्यय। क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। तो ये कृत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं? क्रिया के साथ। और संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय उन्हें हम त्वदित प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वदित प्रत्यय कहते हैं। और त्वदित प्रत्यय से बना हुआ शब्द त्वदितांत कहलाता है, और कृत प्रत्यय से बना हुआ शब्द कृदंत कहलाता है। क्या? कृदंत। ठीक। अगला,
समास का शाब्दिक अर्थ, समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप, संक्षेप आ जाए, संक्षिप्त आ जाए, संक्षिप्तीकरण आ जाए, समास का शाब्दिक अर्थ हमेशा संक्षिप्त होता है। ठीक है। देवासुर, देवासुर का मतलब है यहाँ कौन कौन लोग छिपे हुए हैं। जब आप देवासुर लिखते हो तो यहाँ देव और वहाँ छिपा है कौन, असुर। देव और असुर जब भी विरोधी शब्द दिए गए हों तो ध्यान रखो हमेशा कौन सा द्वंद्व समास होता है, कौन सा द्वंद्व समास होता है। और जब उनका विग्रह करोगे तो देवासुर को होगा देव और असुर। जब समास विग्रह करने पर और आ जाए, तथा आ जाए, एवं आ जाए, या आ जाए तो हमेशा ध्यान रखो वहाँ द्वंद्व समास होता है। तो देव और सुर उसी को कहेंगे देवास्वर। अगला, तत्सम शब्दों का स्रोत काय से है। तत्सम शब्द सभी संस्कृत से लिए गए हैं, सीधे संस्कृत से सीधे हिंदी में ले लिए गए हैं, तभी उन्हें कहते हैं हम तत्सम शब्द, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा उद्गम आपका जो है वो आपका तत्सम है। कौन सा उद्गम, खेत का होता है, क्षेत्र होता है ना, तो उद्गम आपका तत्सम है। खिचड़ी शब्द किसका उदाहरण है, खिचड़ी कैसा है, तत्सम है, तद्भव है, विदेशज है, देशज। अरे ये तो अपने देश का शब्द है, देशज शब्द है, क्योंकि खिचड़ी देसी शब्द है ना, इसलिए देशज शब्द हो जाएगा ना। उसने परिश्रम तो बहुत किया, किंतु जब कभी भी दो वाक्य किंतु से और से जुड़ते हैं, परंतु से जुड़ते हैं तो हमेशा संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हमेशा संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जब दो वाक्यों को की से कहीं जोड़ा जाए, उसने कहा कि मैं जाऊंगा, की से जोड़ा जाए तो हमेशा मिश्र वाक्य होते हैं। कौन से, हमेशा मिश्र वाक्य होते हैं। बीजक के रचयिता, बीजक के रचयिता जो हैं वो कबीरदास हैं। इन्होंने साखी शब्द रमैनी लिखा है, इन्होंने साखी शब्द और रमैनी, साखी शब्द रमैनी ये, और बीजक आपका जो है ये लिखे, किसने लिखे हैं, कबीरदास जी ने, है ना। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, कौन स्त्रीलिंग है, लोटा पकड़ा जाता है, छाता पकड़ा जाता है, धोबी भी होता है, धोबिन थोड़ी लिखा है। शिष्टता, शिष्ट से शिष्टता, जिसके अंत में ता लगा होता है अक्सर वो हमेशा एक तो भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, वो स्त्रीलिंग होती हैं। कैसी होती हैं, स्त्रीलिंग संज्ञाएं होती हैं ना। देखिए अब आ गया आपका पैसेज। अनुभववाद का उत्तर तो स्पष्ट ही है। हम अनेक त्रिभुजों की हालत में ऐसा देखते हैं कि और किसी हालत में भी इसके विपरीत नहीं देखते। हम कहते हैं कि यह सभी त्रिभुजों की बाबत सत्य है, परंतु यह संभावना बनी रहती है कि कल कोई ऐसा त्रिभुज सामने आ जाए, कि कल कोई ऐसा त्रिभुज सामने आ जाए जिसकी हालत में यह सत्य ना हो। जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा है कि हमारा अनुभव उन त्रिभुजों तक सीमित है जो पृथ्वी पर खींचे जाते हैं। यदि हम ऐसे त्रिभुज का चिंतन करें जिसकी आधार रेखा पृथ्वी पर है और जिसकी शिखा सूर्य में है, तो उसकी बाबत निश्चय से कह नहीं सकते कि इस विचार के अनुसार ज्यों-ज्यों हमारा अनुभव विस्तृत होता है जाता है, हमारा विश्वास दृढ़ होता जाता है, परंतु पूर्ण निश्चितता हमारी पहुँच से बाहर है। संभावना की मात्रा बढ़ती जाती है। हमने कहा कि यह गणितज्ञों का भी मत है। ह्यूम ने गणितज्ञों के साथ अन्याय किया है। कोई गणितज्ञ यह नहीं समझ सकता कि यह अनुमान उदाहरणों की गिनती का फल है। यह तो दोष रहित युक्त तथा या तर्क का परिणाम है। एक त्रिभुज की बाबत विवेक बुद्धि तथ्य को देख लेती है तो अधिक परीक्षण या तर्क की आवश्यकता नहीं रहती। गणित के अनुमान में व्यापकता और अनिवार्यता दो प्रमुख चिन्ह होते हैं। अनुभव की कोई मात्रा इन्हें दे नहीं सकती। गणित में हम अपने गणित को छोड़कर अब तत्व ज्ञान की ओर जाएं। ऊपर हमने एक साधारण निगमन को लेकर देखा है। यदि सारे मनुष्य
मर्त्य हैं और गोपाल मनुष्य है तो उसके मर्त्य होने में कोई संदेह नहीं हो सकता। एक पुरुष कहता है कि गोपाल का मर्त्य होना अनिवार्य अनुमान है, परंतु सारे मनुष्यों का मर्त्य होना क्यों मान्य है? इसका उत्तर देने के लिए हम एक नए निगमन को ढूंढते हैं, जिसका परिणाम यह निर्णय हो कि हम कहते हैं सारे प्राणी मर्त हैं, सारे मनुष्य प्राणधारी हैं, इसलिए सारे मनुष्य मर्त हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन। अगला स्क्रीन पे क्वेश्चन आपके दिया जा रहा है, तो आप उस क्वेश्चन को आप ज़रूर से ज़रूर देखेंगे, है ना। जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है, देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका कौन सा दिया गया है? देखो क्वेश्चन आपका दिया गया है 74 नंबर से है क्वेश्चन आपका, है ना। यस, इसमें लिखा हुआ है, लेखक यह कहना चाहता है कि अनुभवगत ज्ञान ही अंतिम सत्य है। किसी भी अनुभवगत वस्तु के विषय में पूर्ण रूप से निश्चित नहीं हुआ जा सकता। अनुभव के बिना सत्य की परीक्षा नहीं हो सकती। अनुभववाद ही विश्व के यथार्थ स्वरूप को प्रस्तुत करता है। तो बताएं इसका कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? है तो इसका ऑप्शन होना चाहिए कौन सा? बी वाला। किसी भी अनुभवगत वस्तु के विषय में पूर्ण रूप से निश्चित नहीं हुआ जा सकता। बी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। अगला देखो, लेखक का कौन सा कथन अनुभववाद की आलोचना करता है? लेखक का कौन सा कथन अनुभववाद की आलोचना करता है? हम त्रिभुजों को कभी भी उनके विपरीत नहीं देखते। हमारा ज्ञान सदैव अधूरा होता है। यह संभावना सदैव बनी रहती है कि कल कोई ऐसा त्रिभुज सामने आ जाए जिसके विषय में यह सत्य ना हो। बिल्कुल यही सही है। ह्यूम का अनुभववाद को असत्य ठहराना। अगला देखो नेक्स्ट, लेखक का कौन सा कथन सही है? अनुभववाद का अनुमान गणित के अनुमान से अधिक सही होता है। गणित के अनुमान की व्यापकता और अनिवार्यता दो प्रमुख विशेषताएं हैं, है ना। अनुभववाद में प्रत्ययों की बाबत तर्क सन्निहित हो रहता है। अनुभववाद का अनुमान भ्रांति मुक्त होता है। तो गणित के अनुमान की व्यापकता और अनिवार्यता दो प्रमुख विशेषताएं हैं। बी ऑप्शन। अगला आपका है, परिच्छेद के अनुसार ज्यों-ज्यों अनुभव विस्तृत हो जाता है त्यों-त्यों क्या होता है? त्यों-त्यों विवेक बुद्धि बढ़ती है। बिल्कुल सही। मनुष्य के ज्ञान में वृद्धि होती है, संभावना की मात्रा बढ़ती जाती है, विश्वास दृढ़ होता है, तर्क दोष मुक्त एवं भ्रांति रहित है। तो बताएंगे इसका ऑप्शन कौन सा है? संभावना की मात्रा बढ़ती जाती है और विश्वास दृढ़ हो जाता है, ये होगा। परिच्छेद के अनुसार ज्यों-ज्यों अनुभव विस्तृत होता है, ठीक है। ये आपके सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हैं। तो आपका हिंदी का सेशन जो है वो पूर्णतः आपका कंप्लीट है ना। और आप लोग बराबर मेहनत करते रहिएगा। समय क्योंकि बहुत कम बचा हुआ है, आपको समय से ही अपना सब कुछ ख़त्म भी करना है, पूरी तैयारी करनी है। इसलिए आप लोग बराबर पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए। जय हिंद।